जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 13 जून से लेकर 16 जून की परीक्षा में आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा में जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। अगर आपका एग्ज़ाम बाकी है, यानी कि 19-20 को अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आपकी परीक्षा में 100% आज की क्लास से सवाल बनने वाला है। पूरी क्लास को आप बस देखते चलिएगा और सारे सवालों को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। आज की क्लास सारे सवाल हम कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे पूछे गए सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया था कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो आप सबको पता है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761। ये तीनों डेटें आपको याद रखनी है, सवाल आपसे बन सकता है। 1540 इसमें दोस्तों क्या हुआ था, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध ये कब हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, पानीपत के युद्ध की बात आई है तो हम जानेंगे कि किसके किसके बीच में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था, बैरम खान तथा हेमू के बीच में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध ये किसके बीच में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कुमारगुप्त के पिता का क्या नाम था, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपको दोस्तों याद करके रखना है, कुमारगुप्त, इनके पिता का क्या नाम था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अली अकबर खान, इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। सितार वादक हैं, सरोद वादक हैं, संतूर वादक हैं, तबला वादक हैं। आपको ध्यान में रखना है, अली अकबर खान, इनका संबंध है सरोद वादक। और ये नाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कई बार ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया है पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे, सितार वादक। पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है, ये दोस्तों सितार वादक हैं। इसको आप नोट करके रखें, सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आज दो नाम नोट करा रहा हूँ, उन दो नामों को आप नोट करके रखना। 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे सवाल। एक नाम दोस्तों आपको याद रखना है, एम गोपाल कृष्ण अय्यर। कौन है दोस्तों, एम गोपाल कृष्ण अय्यर। एम गोपाल कृष्ण अय्यर, एम गोपाल कृष्ण अय्यर। इनका संबंध दोस्तों किससे है, तो आपको ध्यान में रखना है, इनका संबंध है वायलिन, यानी कि दोस्तों ये वायलिन वादक हैं। इसको आप लिख लें। और एक नाम आपको और नोट करना है, पालघाट मणि अय्यर। कौन सा दोस्तों, पालघाट मणि अय्यर। पालघाट मणि अय्यर, इनका संबंध किससे है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये मृदंगम वादक हैं। मृदंगम, इसको भी आपको नोट करना है। ये दो नाम आपको नोट करने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे आपकी परीक्षा में। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि दर्पण अकादमी की स्थापना हेतु पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला। केलूचरण महापात्र को मिला है, संयुक्ता पर्णहारी को मिला है, मृणाली साराभाई को मिला है, यामिनी कृष्णमूर्ति को मिला है। तो आपको नोट करना है, ये मृणाली साराभाई जी को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूँ। आपको याद रखना है, केलूचरण महापात्र और संयुक्ता पर्णहारी, इन दोनों का संबंध किससे, ओडिसी नृत्य। किससे है, ओडिसी नृत्य। इसको आप लिख लें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला के जाएगा सवाल। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणाली साराभाई, इनका संबंध किससे है, यानी कि मृणाली साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति ये संबंधित है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, इसको आप नोट करके रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणाली साराभाई, इन दोनों का संबंध किससे है, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम की एक और है रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका संबंध किससे, इनका संबंध भी है भरतनाट्यम से। दोस्तों एक नाम आपको और लिखना है, मल्लिका साराभाई। कौन सा दोस्तों, मल्लिका साराभाई। ये दोस्तों मृणाली साराभाई और मल्लिका साराभाई एक से ही नाम लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है अलग अलग मामला है। मल्लिका साराभाई ये दोस्तों किससे संबंधित है, तो आप लिख लीजिएगा, मल्लिका साराभाई आपसे संबंधित हैं भरतनाट्यम और
कुचिपुड़ी, इसको आप लिख के रखेंगे, आपकी परीक्षा में आपसे नंबर दे के जाएगा सवाल है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित कौन है? मल्लिका साराभाई। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको दोस्तों याद रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। ये सब ऐसे सवाल हैं जो परीक्षाओं में आपके बार बार पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल हमसे पूछा गया कि नाडा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों आपको याद रखना है वाडा, वाडा दोस्तों आपको याद होगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? मॉन्ट्रियल में। यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल कहां पर स्थित है? कनाडा में स्थित है, आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, आनंदीबेन पटेल। तो आप सबको पता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू जी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगी। उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर कौन बनी थी? सरोजनी नायडू जी। आपको दोस्तों याद होगा उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो आपको याद होगा सुचेता कृपलानी जी। बात करते हैं सरोजनी नायडू जी के बारे में। आपको याद होगा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। अगर आपसे सवाल बने कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपको नाम याद रखना सरोजनी नायडू। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, केवल महिला अध्यक्ष पूछे, तो आपको ध्यान में रखना एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आपको दोस्तों सरोजनी नायडू याद रखना है। और इनको दोस्तों भारत कोकिला भी कहते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू। और दोस्तों मैंने आपसे एक सवाल और भी पूछा था, खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों किसको कहते हैं? सीमांत गांधी जी को कहते हैं। और ये दोस्तों किससे संबंधित है? लाल कुर्ती दल। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1975, 1985, 1987, 1988। तो आपको ध्यान में रखना है, भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? 15 वर्ष से अधिक के जो लोगों के लिए साक्षर बनाना, और 1037 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया था। इसको आप थोड़ा अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। अगर दोस्तों आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपका एग्जाम बाकी है तो इस क्लास को देख कर जाइएगा। 100% इसी टाइप के सवाल आपका एसएससी पूछ रहा है परीक्षा के अंदर। सवाल पूछा गया कि वर्तमान समय में एसएससी के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? मनोज सोनी है, एस किशोर है, बीबीआर सुब्रमण्यम है, तपन कुमार डेका है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें, वर्तमान समय में एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस किशोर जी बने हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। डॉक्टर मनोज सोनी, यूपीएससी। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी का दोस्तों उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 315 है। और दोस्तों भाग कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भाग नंबर 14 में यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, इन सब का उल्लेख किया गया है। बीबीआर सुब्रमण्यम आपको याद होगा नीति आयोग के सीईओ यानी कि कार्यकारी अधिकारी। तपन कुमार डेका ये दोस्तों आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। इसको भी आपको नोट करना है। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अभी इसका आंसर हमको याद नहीं आ रहा है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है। आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया है। दोस्तों तब तक बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। केरल में दोस्तों आपको याद होगा मकर बिलक्कू त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? मकर बिलक्कू। मकर बिलक्कू त्योहार कहां बना? केरल में। और कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर। इसको आप नोट कर लें। और दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल होगा। तेलंगाना में दोस्तों रमप्पा मंदिर।
रामप्पा मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ? कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय, परिवार एवं कल्याण मंत्रालय। तो आपको दोस्तों याद रखना है डीप ओशन मिशन किसके द्वारा शुरू हुआ था? पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ये सवाल भी पूछा गया है आपके एमटीएस में। 1885, 1887, 1888, 1889। तो आपको दोस्तों याद होगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। लेकिन बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1887 में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? घूमर नृत्य, कालबेलिया, गणगौर या उपरोक्त सभी? तो आपको ध्यान में रखना ये सभी नृत्य संबंधित हैं। घूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, गणगौर हो गया, ये सबके सब कहाँ से संबंधित है? राजस्थान। एक दोस्तों आपको याद होगा गरवी लोक नृत्य का संबंध कहाँ से? इसका भी संबंध राजस्थान से है। और ये दोस्तों गरबा कहाँ का है? तो गरबा दोस्तों आपको फेमस पता होगा, गुजरात का है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ओटावा, कैनबरा, अंकारा, दमिश्क। तो दोस्तों आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा की राजधानी है। किसकी? कनाडा की। अंकारा किसकी राजधानी? तुर्की की राजधानी है। और दोस्तों ये दमिश्क किसकी राजधानी है? सीरिया की राजधानी है। इन सब चीज़ों को आपको नोट करके रखना है, सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। म्यांमार, इसकी दोस्तों राजधानी क्या है? नापीता। इसको आप लिख लें, आपकी परीक्षा में छपेगा सवाल। दोस्तों ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। और दोस्तों आपको बताना है लक्षद्वीप। कमेंट करके बताएं लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और एक सवाल आपको और लिख लेना है, मिस्र यानी कि इजिप्ट की राजधानी क्या है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काहिरा जो है इजिप्ट या मिस्र की राजधानी। हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ आपने सारे को नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मिलेना साल्वनी को 2019 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था? तो आपको दोस्तों याद रखना है इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आपको नोट करके रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को मिला है? 6 लोगों को मिला है। सवाल अच्छा है, इसको आप नोट करके रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो आपको दोस्तों याद रखना है ये शुक्र यानी कि वीनस, ये हमेशा उल्टी दिशा में घूमता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों ग्रह की बात आई है तो आपको दोस्तों यहाँ से 3 से 4 फैक्ट बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में छप जाएंगे। दोस्तों आपको याद होगा आंतरिक ग्रह, दोस्तों इनर और आउटर, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इनको आप तो रट डालें, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इससे दोस्तों आपके सारे सवाल सही हो सकते हैं अगर आपने ये याद कर लिया। तो आपको ध्यान में रखना है इनर ग्रह कौन कौन से हैं? पृथ्वी, आप ऐसे लिखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये दोस्तों इनका सूर्य से इनका सही क्रम है, इसको आप ऐसे ही याद करेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये दोस्तों सूर्य से क्रम में लगे हुए ग्रह हैं। तो आपसे दोस्तों सवाल पूछा गया था कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर दोस्तों सबसे कम समय में लगा लेता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध, क्योंकि बुध सबसे पास में तो सबसे कम समय लगेगा। दोस्तों इसी प्रकार आपसे सूर्य से इनके क्रम पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य से 5वां ग्रह, दोस्तों सूर्य से सही क्रम में 5वां ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपको सीधे बता देना 1 2 3 4 5 बृहस्पति। ये दोस्तों आपको ऐसे ही लाइन से याद करने हैं। आंतरिक ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आउटर ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया था एसएससी सीजन में कि सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा है? वरुण। इसको भी आपको नोट करना है। बृहस्पति और मंगल इनके बीच में दोस्तों एक बेल्ट पाई जाती है, उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि क्षुद्र बेल्ट। इसको भी आपको थोड़ा लिख लेना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कच्छ का रण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों हमने डिस्कस किया हुआ था, ये दोस्तों कोस्टल एरिया से संबंधित होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप लिख लें। फाइबर पॉइंट
दोस्तों फाइबर पॉइंट संबंध पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर, चेतन भगत, अरविंद घोष। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें फाइबर पॉइंट ये किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की पुस्तक है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आपको लिख के रखना है, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया रस्किन बॉन्ड, इनकी एक पुस्तक है द गोल्डन ईयर, इसको आप लिख के रखेंगे, द गोल्डन ईयर। द गोल्डन ईयर ये किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। शशि थरूर की दोस्तों पुस्तक है, आपको याद रखना है द एरा ऑफ डार्कनेस, द एरा ऑफ डार्कनेस ये किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान में रखना शशि थरूर की पुस्तक है। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक और है ए अंबेडकर लाइफ, अंबेडकर लाइफ ये किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। इन सब चीज़ों को आपको नोट कर लेना है, अच्छे सवाल हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों इस सवाल को तो हमने कई बार डिस्कस किया होता है, इसका आंसर शायद ही किसी बच्चे ने गलत किया होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 63 और आर्टिकल नंबर 64 में क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आपको यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बात मैं और बताता हूं। आपको याद होगा ज्वाइंट सिटिंग, इसको बोलते हैं संयुक्त बैठक। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 108 है। इसको दोस्तों बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। इसकी दोस्तों अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। ये तीन बातें तो आपको रट डालनी है, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है? सितार वादक, मृदंगम वादक, सरोद वादक, शहनाई वादक। तो दोस्तों आपको सबको पता है इनका संबंध है सरोद वादक। ये दोस्तों सरोद वादक 2-3 नाम हैं, इनको तो आप पढ़कर जाएं। सरोद वादक आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल बन रहा है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल हमसे पूछा गया कि महिलाओं हेतु उम्मीद योजना कहाँ शुरू की गई थी? नई दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आपको बता दें महिलाओं के लिए उम्मीद योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? जम्मू कश्मीर में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको नोट करके रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सबको पता है दोस्तों कौन है? महात्मा ज्योतिबा फुले। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद होगा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। इसके अलावा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसको आप ध्यान रखें। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे प्रयोग ये किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों दयानंद सरस्वती दे रखा है, तो आपको याद होगा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यकृत से निम्नलिखित में से कौन सा रस स्रावित होता है? अग्नाशय रस, पित्त रस, जठर रस या इंसुलिन। तो दोस्तों आप सबको पता है यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? पित्त रस। और कहाँ पर इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? दोस्तों आपको 2011 की जनगणना तो हर कीमत में पढ़कर जानी है, चाहे आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो। 2011 की जनगणना से आपकी परीक्षा में 100% सवाल पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? तो आपको ध्यान में रखना है 82.14%। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों कुल साक्षरता दर कितनी थी? 74.04, ये कुल थी। और महिलाओं की कितनी थी? महिलाओं की थी 65.46%। ये तीनों आंकड़े आपको नोट करके रखने हैं। महिलाओं की कितनी थी? 65.46%। पुरुषों की कितनी थी? 82.12%। कुल दोस्तों साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। ये 93.91% किसका देख रखा हुआ है? केरल का, क्योंकि दोस्तों केरल साक्षरता दर के मामले में पहले स्थान पे था और बिहार अंतिम स्थान पे था। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? किरण बेदी, शशि थरूर, अबुल फजल, ह्वेन-सांग। तो आपको दोस्तों याद करके रखना है फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? किरण बेदी जी की पुस्तक है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको तो आप लिख के नोट कर लें। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। ह्वेन-सांग इनकी एक पुस्तक है CU की। ये सवाल मैं अब तक कई बार आपको लिखा चुका हूँ। CU की
ये किसकी पुस्तक है? हुमायूं सांग की पुस्तक है। दोस्तों अबुल फजल, इनकी एक पुस्तक का नाम जल्दी से आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अकबरनामा। अकबरनामा ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? अबुल फजल की पुस्तक है। अब दोस्तों आपको बताना है रहेला, रहेला पुस्तक किसकी है? ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। ये पुस्तक है इब्न बतूता, इब्न बतूता, इसको आप लिख के रखें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछ लिया गया कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों आपको याद होगा एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से दोस्तों समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और दोस्तों अमेरिका से दोस्तों क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? अमेरिका से। और मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया गया? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन दोस्तों कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। कमेंट करके बताएं डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोस्तों कहाँ से लिए गए? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? मुझे नहीं लगता इस सवाल का आंसर किसी भी बच्चे को ना पता हो। दोस्तों छठ पूजा किस भगवान को समर्पित है? भगवान सूर्य को। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? हमने डिस्कस कर लिया था, उपराष्ट्रपति। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कहना था? बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ध्यान में रखना ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब दोस्तों ये 4 नाम, ये 3 नाम आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। हिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां मैं आपको नोट कराता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपको याद होगा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर दोस्तों 1939 में दोस्तों क्या हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी 1924 के दोस्तों बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। और 1917 का चंपारण सत्याग्रह, इसका दोस्तों नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। 1930 की दोस्तों दांडी यात्रा नमक कर को तोड़ने के लिए किसके द्वारा चलाई गई थी? साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये कुछ तिथियां हैं आपको नोट करनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पोंगल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आप सबको पता है पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया था अट्टूकल पोंगल, कौन सा दोस्तों? अट्टूकल पोंगल, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अट्टूकल पोंगल, इसका संबंध कहाँ से? इसका संबंध है केरल से। दोस्तों तेलंगाना, तेलंगाना में दोस्तों बोनालू फेस्टिवल, बोनालू, ये दोस्तों बा बना हुआ है, इसको आप चेक कर लेंगे। और बथुकम्मा, बोनालू और बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? तेलंगाना में। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आप सबको पता है कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको नोट करके रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल। गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, हरदयाल, शिवाजी महाराज। तो आपको दोस्तों याद रखना है गणपति उत्सव की शुरुआत किसने? बाल गंगाधर तिलक। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों शिवाजी उत्सव, कौन सा दोस्तों? शिवाजी उत्सव, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक जी के ही द्वारा की गई थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देव समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1867 में, 1875 में, 1887 में, 1897 में। दोस्तों आपको बता दें समाज आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 4 से 5 समाज हैं जो आपको याद रखने हैं। आपको मैं चारों या पांचों सब बता देता हूं। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 1887, यही तो आपका राइट आंसर होगा, इसको आप लिख लें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 1867 इसमें कौन से समाज की स्थापना हुई थी? प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। 1875 आर्य समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1897 रामकृष्ण मिशन,
रामकृष्ण मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1897 में। और दोस्तों 1828 में इसको क्या हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, इसको भी आपको नोट करना है। और 1815 में इसमें क्या हुआ था? आत्मीय सभा। क्या हुआ था? आत्मीय सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1815 में, राजा राममोहन राय के द्वारा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पंथी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपको दोस्तों मैंने बताया था पंथी लोक नृत्य, इसका कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। झारखंड का कौन सा? सरहुल। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? झारखंड। और दोस्तों पिंडवानी नृत्य, इसका भी संबंध कहाँ से? झारखंड है। और इसकी फेमस कलाकार कौन है? तो आपको याद होगा तीजन बाई। मणिपुर दोस्तों जागुई चेलोम। जागुई चेलोम। और जहाँ पर आपको ये चेलोम शब्द दिखाई पड़े तो दोस्तों उसका मोस्टली आंसर मणिपुर ही होगा, इसको आप थोड़ा याद कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि नीलहरित शैवाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? फियोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी। यहाँ पर मैं आपको चारों कलरों के दोस्तों वैज्ञानिक नाम बता देता हूँ। नीलहरित शैवाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आपको नोट कर लेना है। बात करते हैं फियोफाइसी, ये दोस्तों भूरे शैवाल का। अगर आपसे पूछ लिया है भूरे शैवालों का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? फियोफाइसी। रोडोफाइसी, ये दोस्तों लाल शैवालों का। किसका? लाल शैवालों का। और दोस्तों क्लोरोफाइसी, ये हरे शैवालों का। ये चारों सवाल आपको लिख के रखने हैं, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है, आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर सकता है। क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। क्लास पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप सबको पता है इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अजय बंगा, ये दोस्तों विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इंद्रमीत गिल, ये विश्व बैंक के वर्तमान में अर्थशास्त्री हैं। ये दोनों सवाल आपको लिख लेने हैं, सवाल बहुत अच्छे हैं। विश्व बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा साहब। और विश्व बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है, सॉरी दोस्तों, अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रजीत गिल। बात करते हैं समीर वी कामत, ये दोस्तों कौन है? तो आपको याद होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और डीआरडीओ का दोस्तों एक ध्येय वाक्य है कौन सा? वलस्यम मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो आप सबको पता है साक्षी मलिक किससे संबंधित है? ये दोस्तों कुश्ती से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी बातें करते हैं। टेबल टेनिस, इससे आपको एक नाम याद रखना है, शरत कमल अंचता। इनका संबंध किससे? टेबल टेनिस। कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शरत कमल अंचता ही हैं। बॉक्सिंग से आपको 4 नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, और दोस्तों कौन है? स्वीटी बुरा और नीतू घंघास। एक बार फिर से सुनिएगा, निखत जरीन, स्वीटी बुरा, नीतू घंघास और लवलीना बोरगोहन। इन चारों का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। क्योंकि अभी दोस्तों विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 है, इसमें दोस्तों भारत की 4 बेटियों ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, इसीलिए सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए और दोस्तों एक पैदल चाल, इनका संबंध है भावना जाट। भावना जाट, इनका संबंध किससे है? पैदल चाल से है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था आपकी परीक्षा में। दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसका संबंध कौन से आर्टिकल से है? तो आपको याद होना चाहिए आर्टिकल नंबर 324। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। आर्टिकल दोस्तों 343, इसमें क्या है? राजभाषा का उल्लेख है। भारत की राजभाषा हिंदी होगी और दोस्तों लिपि देवनागरी होगी। ये सवाल किसके अंदर कहा गया है? आर्टिकल नंबर 343 में। और दोस्तों आपको याद होगा अनुसूची कौन सी है? अनुसूची नंबर 8, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया हुआ है, इसको भी आपको थोड़ा लिख लेना है। दोस्तों अनुच्छेद 280, इसमें क्या है? वित्त आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 266, इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है? संचित निधि। और दोस्तों आकस्मिक निधि किसके अंदर है? अनुच्छेद 267। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हमने डिस्कस किया होता है यान मार्टेल आपका सही जवाब होगा। इसको आप लिख के रखें, आपकी परीक्षा में रिपीट हो सकता है सवाल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जलोढ़ मिट्टी किस रंग की होती? तो हमने डिस्कस किया था हल्का धूसर रंग। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, ये दोस्तों जलोढ़ मिट्टी ही होती है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते? दोस्तों टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, फीफा वर्ल्ड कप, इन सब सवालों को आपको पढ़कर जाना है। इनसे सवाल 100% आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020, इसमें भारत ने दोस्तों कितने रजत पदक जीते थे? तो आपको ध्यान में रखना है 2 रजत पदक जीते थे। हमने डिस्कस किया हुआ था दोस्तों कितने कुल पदक जीते थे, कुल 7 पदक जीते थे भारत देश ने, जिसमें 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल जीते थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और दोस्तों आपको याद होगा 2020 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। आपको ये सब बातें याद होंगी। और नीरज चोपड़ा ने दोस्तों भाला फेंक कर गोल्ड मेडल दिलाया था। कितना भाला फेंका था? 87.58 मीटर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था। इसीलिए 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस है। और दोस्तों कौन से क्रम का था? 32वें क्रम का था टोक्यो ओलंपिक। और 2020 में हुआ था 2024 में टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा। कहाँ पर? पेरिस में होगा। और कौन से क्रम का होगा? 33वें क्रम का होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा 2020 में सभी देशों में भारत का कौन सा स्थान था? 48वां स्थान था भारत देश का। उम्मीद करता हूँ आपने सारे आंकड़े नोट कर लिए होंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? सत्रिया नृत्य, मणिपुरी नृत्य, उड़ीसी नृत्य, मोहिनी अट्टम। दोस्तों आपको याद रखना है मणिपुरी नृत्य आपका राइट आंसर होगा। इसको आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। इसका आंसर यहाँ से मैं ऑथेंटिक रूप से नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आपको एक बार रीचेक जरूर करना है खुद से। दोस्तों बात करते हैं उड़ीसी नृत्य। मैंने आपको बताया केलुचरण महापात्र और संयुक्ता पर्णहारी, इनका संबंध किससे है? दोस्तों उड़ीसी नृत्य से है। सत्रिया नृत्य दोस्तों आपको याद होगा श्रीमद शंकर देव, इनका संबंध किससे? सत्रिया नृत्य कहाँ का है? असम का क्लासिकल नृत्य है। और दोस्तों मणिपुर से कौन संबंधित है? झावेरी बहनें, इसको भी आप थोड़ा लिख लें। चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? तो आपको दोस्तों नोट होगा अवसादी चट्टान। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपके ऑप्शन में अवसादी ना देके रखा हो, अगर परतदार देके रखा हो, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवसादी और परतदार इन दोनों दोस्तों एक ही मतलब होता है। इसका आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना था। आपके ऑप्शन में अगर अवसादी दिया था तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा, अगर अवसादी ना दिया हो तो परतदार दिया हो तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा ज्योतिबा फुले, आत्माराम पांडुरंग और स्वामी दयानंद सरस्वती, शिवदयाल साहब। तो आपको ध्यान में रखना है राधा स्वामी सत्संग, इसकी स्थापना हुई थी शिवदयाल साहब जी के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। महात्मा ज्योतिबा फुले आपको दोस्तों याद होगा सत्य शोधक समाज, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? दोस्तों आपको मैंने सवाल पूछा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, इनका उल्लेख कौन से भाग में? भाग नंबर 4। इसको आप लिख लें डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग दोस्तों 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख किसमें? भाग नंबर 3 में। मौलिक दोस्तों कर्तव्य किसके अंदर है? मौलिक कर्तव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मौलिक कर्तव्य, ये दोस्तों भाग नंबर 4A में है। इसको भी आपको लिख के रखना है। ये सब सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं। भाग नंबर 2 में दोस्तों क्या दिया हुआ है? नागरिकता, नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में? भाग नंबर 2। दोस्तों आर्टिकल कौन सा है? 5 से 11 है। अब दोस्तों बात करते हैं भाग नंबर 5। पूरे संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग नंबर 5 है। और इसमें दोस्तों किसकी बात होती है? संघ सरकार की, किसी संघ सरकार की बात होती है। और दोस्तों आर्टिकल 52 से लेकर 151 है, 52 से 151, इसमें दोस्तों कुल 100 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। आपको याद रखना है कार्यपालिका हो गया, संसद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सीएजी हो गया, इन सबसे संबंधित दोस्तों कौन सा भाग है? भाग नंबर 5। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप लिख लें।
बात करते हैं अनुच्छेद 51A का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोस्तों हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है अनुच्छेद 51A, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों पोषण संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 47 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल नंबर 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल नंबर 51 में है और मौलिक कर्तव्य आर्टिकल नंबर 51A में है। यही सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन बना था? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों आपको याद होगा महिला एशिया कप कौन जीता था? श्रीलंका जीता था। और श्रीलंका ने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया था पुरुष, सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, महिला एशिया कप जीता था अपने भारत देश ने। किसने जीता था? अपने भारत देश ने। किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश। माफ कीजिएगा दोस्तों, महिला वाला दोस्तों भारत ने जीता, लेकिन ये पुरुष वाला ये कौन जीता था? ये दोस्तों श्रीलंका जीता था। पुरुष वाला कौन जीता था? पुरुष वाला ये श्रीलंका जीता था। और इसने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। ये दोनों फैक्ट हैं, आपको नोट करने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। विश्व भारती सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, वल्लभाचार्य, रामकृष्ण परमहंस। तो आपको याद रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों हमने डिस्कस किया हुआ था 27 दिन और दोस्तों 6 हावर। अगर आपका ऑप्शन बहुत ही करीब आपसे पूछा जाएगा तो 27 दिन और कुछ हावर आपसे देकर पूछा जाएगा। तो आपको दोस्तों एक एग्जैक्ट आंकड़ा नोट करना है, 27 दिन 6 हावर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2011 की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? यहाँ से दोस्तों मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में छपेंगे ही छपेंगे। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का था? हरियाणा का। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का। ये तो होगा आपके दोस्तों क्वेश्चन से संबंधित सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा। सबसे अधिक कहाँ का है? केरल है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व ये कहाँ का है? ये दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का है। और अगर आपसे सवाल बने कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का, यानी कि किस यूनियन टेरिटरी का है? तो दिल्ली। ये सवाल आपको नोट करने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कब की थी? 1897 में, 1901, 1902, 1903। तो आपको याद रखना है वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। श्री राम जी को दोस्तों वनवास का कार्यकाल कितना था? तो बच्चे को पता है 14 वर्ष। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लोमस ऋषि किस गुफा में वास करते थे? तो हमने डिस्कस किया हुआ था बराबर की गुफा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। आप कमेंट करके बताएं दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। इंदौर घराने के संस्थापक किसे माना जाता है? पंडित बिरजू महाराज, आमिर खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान या अब्दुल वहीद खान। दोस्तों आपको बता दें पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध किससे है? लखनऊ घराने से। किससे? लखनऊ घराना से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आमिर खान। ये दोस्तों बॉलीवुड वाले आमिर खान नहीं है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इंदौर घराने का संबंध किससे है? आमिर खान से है, क्योंकि इसके संस्थापक कौन थे? आमिर खान। उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद अब्दुल वहीद खान, इनका संबंध है किराना घराना। किराना घराना के संस्थापक कौन थे? ये दोनों लोग थे। इसको आप लिख लें। कजरी लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? दोस्तों आपको याद होगा कजरी, चरकुला, नौटंकी, इन सब का संबंध कहाँ से? अपने उत्तर प्रदेश से। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। कजरी हो गया, चरकुला हो गया, नौटंकी हो गया, इन सब का संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश। दोस्तों बिहार से संबंधित कौन है? तो आपको दोस्तों याद होना चाहिए जट जाटें। इसको आप नोट करें। दोस्तों कई जहां पर मैंने आपको गलती से झारखंड में जट जाटिन बता दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों जट जाटिन का संबंध है बिहार से। छत्तीसगढ़, दोस्तों आपको अभी आपसे पूछा गया था पंथी लोक नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़। हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़। और पिंडवानी
ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़। इसको भी आप लिख लें। बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अल बरूनी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अबुल फजल की पुस्तक है अकबरनामा। ये पुस्तक भी आपसे पूछी गई है, अकबरनामा। वेन शाह की पुस्तक दोस्तों कौन सी? सी यू की। इब्न बतूता की दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था रहेला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की। कमेंट करके बताएं गीत गोविंद। कौन सी? गीत गोविंद। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से आपको कमेंट कर बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। आइए दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण अम्ल को लेकर। विनेगर यानी कि सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं HCl दोस्तों, और इसको कहते हैं अम्लराज। इसको भी आपको नोट करना है। बात करते हैं सिट्रिक अम्ल। ये किसमें पाया था? नींबू में। नींबू में कौन सा अम्ल पाया था? सिट्रिक अम्ल पाया था। अब एक होता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल। ये किसमें पाया था? इमली में। किसमें? इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ये दोस्तों पाया जाता है आपके दूध में। और दोस्तों आपको होगा मैलिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? मैलिक अम्ल। ये पाया जाता है सेब में। और दोस्तों याद करके रखिएगा फार्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल। ये पाया जाता है लाल वाली चींटी के अंदर। इन सब सवालों को आपको नोट करना है। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है। दोस्तों आपको याद होगा अम्लीय की प्रकृति कैसी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आपको। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2011 की जनगणना में अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी थी? इस सवाल को हमने डिस्कस कर लिया है। 65.4%। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणतम सीमा क्या थी? दोस्तों ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हमने कई बार डिस्कस किया है। गांधी इरविन समझौता कब है? 1931। अब उसकी पूरी डेट आपको क्या याद रखनी? 5 मार्च 1931। आपको याद होगा 23 मार्च 1931। इसको क्या हुआ था दोस्तों? आपको याद होना चाहिए। इसको दोस्तों सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी। 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। किसके किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। कहाँ पर हुआ था? यरबदा जेल। 1930। इसमें क्या होता? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दोस्तों दांडी यात्रा। कमेंट करके बताएं दांडी यात्रा कब से कब तक चली थी? पूरी डेटें आपको कमेंट कर बतानी है। 1929 में दोस्तों क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। और इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गुलाबों और सपेरा नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। राजस्थान आपका सही आंसर होगा। तमिलनाडु का दोस्तों करगम। करगम लोक नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मानव द्वारा बनाया गया पहला खाद कौन सा था? तो दोस्तों हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। यूरिया आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और किसके द्वारा बनाया गया था? होलर के द्वारा बनाया गया था। इसको आप लिख लें। अगला सवाल पूछा गया कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया हुआ कृष्णा नदी। इसके दोस्तों उद्गम स्थान कौन सा है? महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। और कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों आपको याद होगा अब कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे कि नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। और दोस्तों एक नदी आपको और लिखनी, कावेरी नदी। ये कुछ नदियां हैं जो आपको याद रखनी है। नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा नदी पर दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है? सरदार सरोवर बांध और धुआंधार जलप्रपात और ओंकारेश्वर बांध। गोदावरी नदी, इसकी दोस्तों सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपको दोस्तों याद होगा प्रबुद्धा, प्राणहिता और वेनगंगा। ये किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी की। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपको याद होगा दोस्तों केमांग, लोहित, सुबनश्री। ये सबकी सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। कावेरी नदी की दोस्तों 2 सहायक नदियाँ मैंने आपको नोट कराई थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं। और कावेरी नदी पर दोस्तों क्या क्या पाया जाता है? तो आपको याद होगा मैट्टूर बांध और शिव समुद्रम जलप्रपात। ये दोनों चीजें किस नदी पर स्थित हैं? कावेरी नदी पर स्थित हैं। और कावेरी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? कोडागू जिले से निकलती है। ये नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मैंने आपको नोट करा दिए। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
ऐ दिल है मुश्किल गाना दोस्तों किसने गाया था? बच्चों वाला सवाल था, अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रेगुलेटिंग एक्ट को कब पारित किया गया था? तो दोस्तों हमने डिस्कस किया हुआ था 1773 में। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ये सब सवाल आपके एमटीएस में पूछे जा चुके हैं। अगर आपका एमटीएस के अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हों तो इस क्लास से 100% मिलते जुलते सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों इससे आपको क्या पता लग रहा है कि आप एसएससी के पैटर्न को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एसएससी कौन कौन से टॉपिक से सवाल उठा रही है। जिस टॉपिक से सवाल उठाए जा रहे हैं आपकी परीक्षा में, केवल आपको वही टॉपिक अच्छे से पढ़कर जाने हैं, उससे बाहर आपकी परीक्षा में सवाल नहीं पूछा जा रहा है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। कुषाण वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, सैयद वंश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोल वंश के द्वारा कराया गया था ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण। इसको आप ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गिरफ्तारी और विरोध के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? तो दोस्तों हमने डिस्कस किया हुआ था आर्टिकल 20 और 22। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 20 हो गया और आर्टिकल 22 इन दोनों का संबंध है गिरफ्तारी और विरोध के संरक्षण से संबंध रखना। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19(1)(a). इसमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंदर है? तो आपको याद रखना आर्टिकल 19(1)(a). आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन बना? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। इसका जवाब अब आपको कमेंट कर देना है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट कर छाप देना है। कुछ सवाल आपको भी कमेंट कर बताने हैं क्योंकि दोस्तों इन सब सवालों को हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। छठ पूजा का संबंध किससे है? तो आपको दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों बिहार से संबंधित है छठ पूजा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। असम से दोस्तों आपको याद होना चाहिए अंबुबाची का मेला। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला दोस्तों कहाँ पर होता है? असम के अंदर। कौन सा मंदिर है? कामाख्या माता मंदिर। आपको याद होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लेक लाडकी। दोस्तों यहाँ पर लेक लाडकी होगा, ना कि दोस्तों लड़की। लेक लाडकी जो यहाँ पर ला में डंडा लगेगा। लेक लाडकी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों आपको सबको पता होना चाहिए लेक लाडकी इसका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखें, अच्छा सवाल है। बात करते हैं कर्नाटक की योजना है, आपको याद होगा विनय समरस योजना और काशी रथ यात्रा। इन दोनों का संबंध कहाँ से? कर्नाटक। त्रिपुरा की एक योजना है चा श्रमिक कल्याण योजना और दोस्तों योजना है अर्न विद लर्न योजना। ये दोनों योजना कहाँ की है? त्रिपुरा की। और छत्तीसगढ़ की योजना आपको याद होगी कौशल्या मातृत्व योजना। कहाँ की है? छत्तीसगढ़। दोस्तों मितान योजना कहाँ की है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आपको। मुख्यमंत्री मितान योजना, इसका संबंध कहाँ से? आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सरसों के तेल में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया था। दोस्तों आपको बता दें सरसों के तेल में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये मोनो अनसैचुरेटेड एसिड, इरूसिक एसिड और ओलिक एसिड। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपके ऑप्शन में इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन देके रखा होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चोल काल का बेट्टी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? चोल काल में बेट्टी शब्द इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? तो आपको दोस्तों याद रखना है ये एक प्रकार का कर हुआ करता था, यानी कि दोस्तों एक प्रकार का कर आपका सही आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 25, 26, 27। दोस्तों आपको याद होगा धार्मिक स्वतंत्रता हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। 25 से 28 के बीच में होती है धार्मिक स्वतंत्रता। इसको कहते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अगर आपसे धार्मिक स्वतंत्रता पूछे या अंतःकरण की स्वतंत्रता पूछे एक ही बात है। और इसका उल्लेख किसके अंदर है? 25 से 28। अब आपके ऑप्शन में अगर आर्टिकल 25 दे रखा हो, 26 दे रखा हो, 27 दे रखा हो या 28 दे रखा हो, ये चारों ही आपके राइट आंसर होंगे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1949, 1952, 1953। दोस्तों लोकसभा का गठन कब हुआ था?
1952 में हुआ था। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सब ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में एसएससी बार बार पूछता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम का संबंध किस राज्य से है? मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। दोस्तों आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, आपका सही आंसर होगा। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम का संबंध किससे है? मेघालय से है। इसको आप नोट कर लें। बात करते हैं दोस्तों मेघालय को लेकर। आपको याद होगा दोस्तों बांग्ला फेस्टिवल। बांग्ला फेस्टिवल कहाँ का? मेघालय। और मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। और शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाता है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का संबंध कहाँ से है? तो आपको याद होना चाहिए, ये दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलोंग से है। और दोस्तों यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ जनजाति पाई जाती हैं, आपको याद होगा। और दोस्तों गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और कौन सी पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ी के नीचे, नागालैंड। इसका दोस्तों फेस्टिवल आपको क्या याद रखना है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथकली। तो आपको ध्यान में रखना है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। वेम्पति चिन्ना सत्यम, इनका संबंध किससे है? कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी की दोस्तों अभी मैंने आपको क्या नाम बताया था? एक नाम दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था मल्लिका साराभाई। इसको आप लिख लें बार बार, मल्लिका साराभाई। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से है। इस सवाल को आपको लिख के रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पंजाब में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो बच्चे को पता है, भगवंत मान है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान जी हैं। एकनाथ शिंदे दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? महाराष्ट्र के। कॉनरेड संगमा और नेफ्यू रियो, जल्दी से कमेंट करके बता दें ये दोस्तों कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में वहां पर चुनाव हुए थे। आपको दोनों का जवाब कमेंट कर बताना है। बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा कर कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्तों हमने डिस्कस किया हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 होता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक। इसको भी आपको थोड़ा याद रखना है। अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो बच्चे को पता है, ये दोस्तों धावक हैं। और दोस्तों इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। कौन सी? द रेस ऑफ माई लाइफ। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मिल्खा सिंह की। और पैदल चाल, भावना जाट। जो सवाल दोस्तों आपको नोट कराने के लिए वो मैं नोट कराते चल रहा हूँ, इनको आप नोट करते चलें। कुचिपुड़ी किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? दोस्तों आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय शासन, यानी कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और राष्ट्रपति शासन दोस्तों किसके अंदर है? आर्टिकल 356 में। और वित्तीय आपात किसके अंदर है? आर्टिकल 360 में, जो कि भारत में अभी एक भी बार नहीं लगा है। आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 और संचित निधि आर्टिकल 266 है। ये दोस्तों आकस्मिक निधि का उपयोग कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा था? आपको याद रखना है उत्तराखंड। और दोस्तों आपके ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं देकर रखा था, इसके बाद दोस्तों कर्नाटक ने अपनाया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। इसको आप ध्यान में रखें। सवाल अगर ऐसा पूछा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड। और लेकिन सवाल पूछा गया था दोस्तों इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। आपके ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं देकर रखा था, कर्नाटक देकर रखा था। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ सवाल दोस्तों ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इल्तुतमिश इनकी पुत्री का क्या नाम था? तो हमने डिस्कस किया होता, रजिया सुल्तान इनकी पुत्री का नाम था। पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जो दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने राज किया था, आपको याद होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2022 तक गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों आपको याद होगा प्रमोद सावंत 2022 तक गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और गोवा की विधानसभा कितनी सीटें हैं? 40। डॉक्टर मानिक साहा ये दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं, आपको याद होगा। और त्रिपुरा दोस्तों यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया था, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। कौन सा? खारची महोत्सव। इसका संबंध कहाँ से? त्रिपुरा। और दोस्तों आपको याद होगा
त्रिपुरा समय इसकी भाषा कौन सी? कोक बरोक। अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे, ये कहाँ के हैं? ये दोस्तों महाराष्ट्र के हैं। भगवंत मान कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाता है? हमने दोस्तों आपको बता दिया है, सूर्य से ग्रहों की आप क्रम याद कर लीजिएगा, एक सवाल गलत नहीं होगा। तो सूर्य के सबसे बाद पहले कौन आता है? बुध। तो दोस्तों बुध आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कमेंट करके बताएं मंगल और किस ग्रह के बीच में, मंगल और किस ग्रह के बीच में क्षुद्र बेल्ट पाई जाती है? अभी हमने आपको बताया है मंगल और किस ग्रह के बीच में क्षुद्र बेल्ट पाई जाती है। इसका जवाब कमेंट कर कर आपको बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपको याद होना चाहिए हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद दोस्तों बांग्ला बोली जाती है, उसके बाद मराठी बोली जाती है, यानी दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर मराठी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रोटॉन कण पर कौन सा आवेश पाया जाता है? दोस्तों हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन दोस्तों, प्रोटॉन पे दोस्तों क्या पाया था? धनावेश। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों क्या पाया था? ऋणावेश। और प्रोटॉन पर धनावेश पाया था। और न्यूट्रॉन पर दोस्तों ये उदासीन होता है। इसको आप लिख लें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बंगाली गद्यांश के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या था? काली प्रसन्न सिंह। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां, इनको दोस्तों आपको बता दें शहनाई वादक हैं और दोस्तों इनको पद्म पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? तो आप सबको पता है कथक। जो दोस्तों सवाल सरल हैं उनको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सवाल हैं ज़्यादा, समय है हमारे पास कम। आपका अगर कल एग्जाम है तो इस क्लास को देख कर जाइएगा, 100% आप अच्छा करने वाले हैं परीक्षा के अंदर। कमेंट करके बताएं कल दोस्तों किसका किसका एग्जाम है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पतंगबाजी महोत्सव का संबंध, यानी पतंगबाजी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको याद होगा, मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ, पतंगबाजी जो मकर संक्रांति होती कहाँ पर, उसको क्या बोला जाता है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? माघ साजी। माघ साजी ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं। गुजरात में क्या बोलते हैं दोस्तों? आपको याद होगा उत्तरायण। उत्तरायण, और यही आपका राइट आंसर होगा। यहीं पर दोस्तों पतंगबाजी होती है। तमिलनाडु दोस्तों क्या बोलते हैं? पोंगल। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों खिचड़ी मेला बोलते हैं, आपको याद होगा, खिचड़ी बोलते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों आपसे भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था, मैंने आपको 4 से 5 राष्ट्रीय खेल नोट भी कराए थे। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तीरंदाजी। ये दोस्तों बेसबॉल कहाँ का है? ये दोस्तों अमेरिका का है बेसबॉल। और ये दोस्तों बैडमिंटन कहाँ का है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ये वॉलीबॉल कहाँ का? ये दोस्तों नेपाल का है। इन चारों सवालों को आप याद करके रखें। ये सवाल में से आपसे कोई सा भी सवाल बन सकता है। झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आपको याद होगा, झूम खेती को स्थानांतरण खेती भी कहते हैं और स्लैश एंड बर्न खेती भी कहते हैं। लेकिन आपके ऑप्शन में स्लैश एंड बर्न खेती दिया हुआ था, तो यही आपका सही आंसर होगा। वैसे तो दोस्तों इसको स्थानांतरण खेती भी कहते हैं। और दोस्तों इसको कुरबा कहाँ कहा जाता है? झारखंड में। ये सवाल अभी आने वाला है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वृत्या नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों आपको डिस्कस किया हुआ था वृत्या नृत्य, ये कहाँ से संबंधित था? पश्चिम बंगाल। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? हमने डिस्कस किया था कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नदियों वाले क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप ध्यान में रखें। इनकी सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो हमने डिस्कस कर लिया था 6 वर्ष होता है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको याद होगा एक ट्रिक हमारी सरला, यानी दोस्तों संसद, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 79 राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80 लासे लोकसभा, आर्टिकल नंबर 81। इनको आप लिख के रखें, आपकी परीक्षा में बन सकते हैं सवाल। अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? जब भी पंकज आडवाणी की बात आए तो आपको बिलियर्ड्स याद रखना है या स्नूकर याद रखना है? आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कथकली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? दोस्तों कथकली कहाँ का है? तो आप बच्चे को बताएं, केरल का है। कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, इनका संबंध कहाँ से है? केरल से। भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है?
तमिलनाडु से। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मच्छर किस संघ का प्राणी है? तो दोस्तों हमने डिस्कस किया था आर्थ्रोपोडा। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। द थर्ड पिलर ऑफ बुक के लेखक कौन थे? दोस्तों आपको याद होगा रघुराम राजन आपका सही आंसर होगा। इसको आप नोट करके रखें, अच्छा सवाल है। और दोस्तों विकास स्वरूप इनकी एक पुस्तक है Q&A। ये किसकी पुस्तक है? विकास स्वरूप, सुधा मूर्ति, डॉलर बहू, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन हैं? दोस्तों आपको याद होगा खान अब्दुल गफ्फार खां इसका राइट आंसर था। इसको हमने डिस्कस कर लिया था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से दोस्तों आपके आंसर लगभग आपको पता ही होंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इस सवाल का जवाब कई बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से? जल्दी से आपको कमेंट कर बता देना है। मणिपुर से आपको क्या रखना? झावेरी बहनें। ओडिसी दोस्तों आपको क्या देखना? केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पर्णहारी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राइडर कप, इसका संबंध किससे है? ये दोस्तों आपको याद होगा, इसका संबंध होता है गोल्फ से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। राइडर कप का संबंध किससे? गोल्फ से। इसका आंसर घोड़सवारी मत लगा के आइएगा। ये दोस्तों कुछ सवाल हैं जो मैंने आपको 100 सवाल है जो मैंने आपको बता दिए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सवाल तो और भी हैं, लेकिन दोस्तों वो सब सवाल ऐसे सवाल हैं जो बार बार रिपीट हुए सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि जो बाकी के बचे 50 से 60 सवाल हैं वो आपको और कराए जाएं या नहीं। अगर आप दोस्तों बोलेंगे कि उसको करा दें तो उसको हम फिर से करा देंगे, 50 सवाल और आपको बता देंगे। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हाँ इतना इनफ है हमारी तैयारी के लिए तो दोस्तों आप वैसा कमेंट कर देंगे। आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपका कल एग्जाम है तो इस क्लास को आप जरूर देख के जाइएगा और जिस टॉपिक से सवाल बने हैं उन्हीं टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और दोस्तों एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। मिलते हैं आने वाले अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे YouTube चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।